हेलो दोस्तों, द सिविल एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र कुमार और एक बार फिर आ चुके हैं भारत में राष्ट्रवाद का 8वां पार्ट लेकर के। इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं बारदोली सत्याग्रह, किसान सभा का गठन, मजदूर आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संक्षिप्त परिचय। जैसा कि इसके पिछले पार्ट में हमने पढ़ाया था, किसान आंदोलन, मोपला विद्रोह, खेरा आंदोलन, चंपारण आंदोलन। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में शुरू करते हैं बारदोली सत्याग्रह से। बारदोली गुजरात के सूरत जिले का एक जगह था जिसमें बढ़ते लगान के कारण वहां के किसानों ने असंतोष जाहिर किया, जिससे बाधित होकर के ब्रिटिश सरकार ने फरवरी 1928 में बारदोली जांच आयोग बैठाया। लेकिन इस जांच आयोग से भी बारदोली के किसान संतुष्ट नहीं हुए और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, जहां पे वल्लभ भाई पटेल की निर्णायक भूमिका रही। बारदोली सत्याग्रह में महात्मा गांधी का भी आशीर्वाद प्राप्त था। खास तौर पे बारदोली किसान सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल की निर्णायक भूमिका थी, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल ने किसानों की जो समस्या थी वो बुद्धिजीवों तक पहुंचा दिया, जिसके कारण इनको सरदार की उपाधि मिली। और वल्लभ भाई पटेल ही ऐसा व्यक्ति थे जिसने पहली बार किसान सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी को प्रदान किया। बारदोली किसान सत्याग्रह में बुद्धिजीवियों का समर्थन मिलने के कारण मुंबई हड़ताल हुआ। उसके बाद के.एन. मुंशी और लालजी नारंगी ने विधान परिषद सदस्य त्याग दी, जिसके कारण और भी बारदोली सत्याग्रह का व्यापकता बढ़ता गया और ब्रिटिश सरकार को एक नए जांच कमेटी बनाने के लिए वो मजबूर हो गया, जिसके कारण ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल के नेतृत्व में एक नया जांच कमेटी बनाया, जिसमें बढ़ते लगान की दर को कम कर दिया गया। तब जाकर के बारदोली के किसान संतुष्ट हुए और यहीं पे बारदोली किसान सत्याग्रह एक सफल सत्याग्रह के रूप में संपन्न हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं किसान सभा का गठन। किसानों द्वारा प्रारंभिक दौर में किए गए सत्याग्रह और आंदोलन ने उसके अधिकारों के लिए जागृत कर दिया और साथ ही यह आभास कराया कि उसमें कितनी शक्ति है यदि संगठित रूप से वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़े तो। इसके साथ ही 1920 के दशक में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में किसान सभा का गठन होना शुरू हो गया, जिसमें बिहार के मुंगेर जिले में 1922 से 23 ईस्वी में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन किया गया। लेकिन किसान सभा की व्यापकता तब बढ़ गई जब सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में 1928 में बिहटा में और 1929 में सोनपुर में किसान सभा का गठन हुआ। और इसी समय 1929 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल बिहार आए, जिसके कारण किसानों को एक नया बल मिला। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 11 अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया और उसी टाइम बिहार में बर्खास्त आंदोलन हुआ। बर्खास्त आंदोलन जो कांग्रेस के अधिवेशन का 1937 ईस्वी का एक बहुत प्रमुख मांग हो गया, जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों की जो भागीदारी थी वो काफ़ी बढ़ गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं मजदूर आंदोलन। यूरोपीय महाद्वीप में जो औद्योगिक क्रांति हुआ उसने यूरोप के अलावा लगभग पूरे देशों में मजदूरों की अधिकारों के लिए जागृत कर दिया। उसके साथ ही भारत में स्वदेशी जो आंदोलन हुआ 1905 से 6 ईस्वी के बीच में, उसमें भारतीय मजदूर काफ़ी अधिकारों के प्रति जागृत हो गए। उसके बाद 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी आया, जिससे कंपनी में या कारखाना में काम करने वाले मजदूर इस महामारी के कारण अपने गांव शहर जाने लगे। लेकिन वहीं पे कंपनी के मालिक जो थे उसने मजदूरों की वेतन बढ़ा दी, जिसके कारण मजदूर वहां फिर से काम करने लगे। लेकिन जैसे ही ये प्लेग महामारी ख़त्म हुआ, उसके बाद उनकी बोनस या उनकी वेतन में कटौती करना प्रारंभ कर दिया कंपनी मालिक ने, जिसके कारण मजदूर असंतुष्ट महसूस करने लगे। और उसी टाइम प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिसके कारण महंगाई जो थी वो चरम सीमा पे थी। इसलिए यह मजदूरों की वेतन में जो कटौती थी वो उनके लिए काफ़ी कष्टदायक थी। और इसी घटना के बाद 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में AITUC का गठन हुआ। इसका पूरा नाम था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसमें मजदूरों की समस्या को ख़त्म करने के लिए
कार्य किया जाता था। इस AITUC का सुझाव CR दास ने सबसे पहले दिया था और उसने ये बताया कि किसानों को भी राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा जाए, अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन में किसान वर्ग जो है उनके भी भागीदारी बढ़ा दिया जाए, जिसका परिणाम हुआ कि आगे चल करके किसान वर्ग काफ़ी सशक्त हुए और उसका परिणाम हुआ मार्च 1929 ईस्वी में वामपंथी नेताओं पर मेरठ षड्यंत्र हुआ। मेरठ षड्यंत्र जो इसी चैप्टर में हम पहले भी बता चुके हैं कि 31 श्रमिक नेता थे जिनको बंदी बना करके मेरठ लाया गया और उन पर देशद्रोही का केस चलाया गया था। इस तरीक़े से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसान के साथ साथ मजदूरों की भागीदारी भी आगे चल करके काफ़ी बढ़ गई। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं जनजातीय आंदोलन। 19वीं शताब्दी की तरह 20वीं शताब्दी में भी भारत में अनेक जगह पर आदिवासियों का विद्रोह देखा गया। जैसा कि मद्रास के आदिवासी जो थे वो साहूकारों की शोषण एवं झूम खेती पे पाबंद के चलते मद्रास के जो वन विभाग था उससे काफ़ी नाखुश थे और उस नाखुशी के चलते मद्रास वन विभाग के खिलाफ उसने आंदोलन छेड़ दिया, जिसका नेतृत्व तो अलमुरी सीताराम राजू ने किया था। यहाँ पर हम केवल राजू लिखे हैं, इसका पूरा नाम है अलमुरी सीताराम राजू, जिसको 6 मई 1924 को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको गोली मार दिया गया, क्योंकि राजू के नेतृत्व में आदिवासियों का आंदोलन इतना व्यापक हो गया था कि जिसका कारण दिन पर दिन ब्रिटिश सरकार का जो समस्या थी वो बढ़ते जा रही थी। लेकिन इस आंदोलन में जैसे ही राजू की गिरफ्तारी हो गई और उसे गोली मार दिया गया, उसके बाद धीरे धीरे मद्रास आदिवासियों का जो आंदोलन था वो समाप्त हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उड़ीसा के दसपाल्ला में अक्टूबर 1914 में खोंड विद्रोह हो गया। खोंड जो आदिवासी थे ये शुरू में उत्तराधिकारी के लिए विद्रोह किए थे, लेकिन धीरे धीरे इनका विद्रोह का मुद्दा बदल गया और वहीं पे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गया। खोंड विद्रोह की व्यापकता इतनी ज़्यादा बढ़ गया था कि ब्रिटिश सरकार और आदिवासियों के बीच युद्ध का माहौल बन गया था। इनकी व्यापकता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने ये अंदाज़ा लगाया कि यदि पर्वत श्रृंखलाओं तक यदि इस विद्रोह का प्रभाव जाता है तो ब्रिटिश सरकार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ा हो सकती है, जिसके कारण खोंड विद्रोही के बस्ती में आग लगा दिया, जिससे खोंड की जो विद्रोह था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। खोंडा विद्रोह तो समाप्त हो गया, लेकिन इस विद्रोह ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जिसमें आदिवासी और ब्रिटिश सरकार के बीच युद्ध का माहौल बन गया। उसके बाद छोटा नागपुर के उरांव में भी इस खोंड विद्रोह का प्रभाव देखा गया, लेकिन जतरा भगत के नेतृत्व में आदिवासियों ने 1914 से 1920 के बीच तक अपना विद्रोह जारी रखा। ये जो आदिवासियों का विद्रोह था वो अहिंसात्मक था, इसमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं थी और इसमें जो भी व्यक्ति शामिल थे उनको मांस मदिरा खाने से मना किया जाता था। इसके साथ ही आदिवासियों का भी आंदोलन जो था वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ संबंध बनाने लगा और उसके कुछ ही दिन बाद आदिवासी व्यक्तियों को भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल कर लिया गया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन आदिवासियों की जो योगदान थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण देखी गई। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी कुछ बात, जिसमें सबसे पहले कांग्रेस जो है वो उत्तर अमेरिका के इतिहास से लिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह, यानी कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। दिसंबर 1883 ईस्वी में कलकत्ता में आनंद मोहन बोस ने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाया। आनंद मोहन बोस जो थे वो इंडियन एसोसिएशन के सचिव थे। इस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य था कि भारत में बिखरे हुए राष्ट्रवादियों को एकत्रित करना या इकट्ठा करना। उसके बाद ब्रिटिश सरकार का ही एक रिटायर्ड अधिकारी जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, उसने 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ का निर्माण किया। ये जो ह्यूम थे
इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट कमेटी का भी समर्थन प्राप्त था। उसके बाद भारतीय नेताओं द्वारा, जिसमें 72 सदस्य थे, उसने 25 से 28 दिसंबर के बीच में पुणे में एक सम्मेलन करने वाले थे, लेकिन पुणे में प्लेग महामारी होने के कारण वहां पे सम्मेलन नहीं हो पाया और वही सम्मेलन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ, जिसका नेतृत्व किया था बोमेश चंद्र बनर्जी ने। इसी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो नाम था उसको बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। हालांकि शुरू में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसको सामाजिक सुधार के लिए बनाया गया था, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश सरकार ने 1914 में दमनकारी नीति अपनाया, उसके बाद समाज सुधार के साथ साथ इसमें कुछ ऐसे भी नेता हुए जो स्वराज की प्राप्ति अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन के लिए भी कांग्रेस का प्रयोग करने लगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शुरू में ही जैसे बंगाल विभाजन, इल्बर्ट बिल, आर्म्स एक्ट और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पे जो प्रतिबंध या जो दमनकारी नीति ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निर्णायक रूप से अपना भूमिका अदा किया, जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में देखा जाने लगा। हालांकि ये जो संगठन था इसके पहले भी बहुत सारे विद्रोह भारत में हो चुके थे, लेकिन वो एक राष्ट्रीय तौर पे नहीं हुए थे, किसी एक खास वर्ग के तौर पे हुए थे। जैसे ही ये जो संगठन आया उसमें पूरा भारतीय ने मिल करके अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वराज प्राप्ति के लिए लड़ा और इस संगठन में उस टाइम में महत्वपूर्ण बल मिल गया जब महात्मा गांधी 1916 ईस्वी में कांग्रेस में मिले। इस तरीक़े से महात्मा गांधी कांग्रेस से जुड़ने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक नया आयाम दिया। तो यही था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संक्षिप्त परिचय जो 1885 में बनाया गया था। तो यही था भारतीय में राष्ट्रवाद का 8वां पार्ट में। इसके अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे वामपंथी या कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कैसे हुआ, मुस्लिम लीग का क्या प्रभाव रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, और उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक अर्थात जिसको RSS भी बोला जाता है उसका गठन कैसे हुआ। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं इस चैप्टर के अगले पार्ट में जहां हम लोग वो सब चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है।